बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चर्ड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज हमने एक नया नावल पढ़ना है, लेकिन इससे पहले आप सब ना, आपको पता है मेरी फ्रेंड अरीज शाह, आपकी मोस्ट फेवरेट राइटर, उसकी खाला की डेथ हो गई आज। तो उस उनके लिए आप दुआए मग़फ़िरत फरमाएँ कि अल्लाह पाक उन पे अपना रहमत नाज़िल फरमाए, अल्लाह पाक उनकी आगे वाली मंजिलें आसान फरमाए। तो अभी रीच के लिए बहुत बुरा वक़्त है, वो जल्दी ही आपके पास आएगी, लेकिन अभी उसको आपकी सबकी दुआओं की ज़रूरत है। दुआ करें उसके लिए कि अल्लाह पाक घर वालों को सब्र जमील अता फ़रमाए और मरहुमा की मग़फ़िरत फ़रमाए। तो ये मैंने एक छोटा सा नावल देखा, ये मैंने पहले रीड पता नहीं किया हुआ कि नहीं किया हुआ, मुझे याद नहीं है। तो आज हम इसको पढ़ते हैं। ये छोटा इस वजह से चूज़ किया, अभी देखिए रात बहुत ज़्यादा हो गई, 2:30 बजे मैं पढ़ रही थी। मैंने आपको बताया था ना एग्ज़ाम्स में बिज़ी हूँ, तो ये थोड़ा जल्दी पढ़ा हो जाएगा, तो इसलिए ये वाला मैंने चूज़ किया। ठीक है, आए पढ़ते हैं। मिले जो तुम, रिटर्न बाय सुंदर जबीन। रात गहरी होती जा रही थी। वो सोने की कोशिश पर करवटें बदल बदल कर निढाल हो चुकी थी, मगर नींद हवस आंखों से दूर थी। भारी पर्दों से छिन कर आती सफ़ेदी इसकी राह में मज़ाहिम थी। रात के साथ तारीकी का तस्वर बहुत मजबूत है, हकीकी है, मगर चूँकि ये मास्को की रात थी इसलिए सफ़ेद थी। आज 5 मई थी। मास्को में आजकल सफ़ेद रातें थी। यही सफ़ेद रातें तो इसे मास्को खींच लाई थी, मगर नहीं, सिर्फ रातें मास्को आने का सबब नहीं थी। मास्को में और भी बहुत कुछ था, जैसे 9 मई को विक्ट्री डे पर की जाने वाली आतिशबाजी, पोशकन म्यूज़ियम और सबसे बढ़कर पासना या पोलियाना में ल्यूटालस्टाई। बावजूद इसके कि वो मुसलसल 2 दिन के सफ़र के बाद मास्को पहुंची थी, तो शदीद थकी हुई थी, मगर ये सफ़ेदी इसकी नींद में सबसे बड़ी रुकावट बन गई थी। आखिरकार रात के आखिरी पहर से नींद आ गई। सुबह इसकी आंख खुली तो घड़ी 10 बजा रही थी। एक ज़बरदस्त चावल नीम गर्म पानी से लेकर इसने अपने आप को दिन भर के लिए तैयार किया और होटल में मौजूद डाइनिंग हॉल में आ गई। नाश्ते का इंतज़ार करते हुए इसने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई और कुछ दूर टेबल पर जाकर इसकी नज़र ठहर गई। नज़र ठहरने का सबब टेबल पर मौजूद शख्स के एशियाई नकूश थे। वो सिर्फ चंद लम्हों की बात थी, जल्दी वो दोबारा अपनी टेबल की तरफ मतवज्जा हो गई, जहाँ सर तासुरात लिए हुए रूसी वेटर नाश्ता सर्व करके जा चुका था। नाश्ते के बाद इसने काउंटर पर रब्ता किया। यासनाया पोलियाना जाने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसने पूछा। मैम, इसके लिए आपको कार हायर करनी पड़ेगी, इस्तकबाले पर मौजूद लड़की ने टूटी फूटी अंग्रेजी में जवाब दिया। मैं भी वहाँ जा रहा हूँ, आप मुझे ज्वाइन कर सकती हैं। वही एशियाई नकूश वाला शख्स बोला। न जाने कब वो वहाँ आया था। शुस्ता अंग्रेजी में बात करते हुए इसका लहजा मुहज़्ज़बाना था। वो एक लम्हे को सोच में पड़ गई। ठीक है, मैं हाफ पे कर दूंगी, इसने कहा। इसकी ज़रूरत नहीं, फिर मैं नहीं जाऊँगी, इसने शाने झटके। ठीक है, आप पे कर दीजिएगा। वो एक लम्हे को बौखला पिया, फिर खुद पर काबू पाकर बोला। कब जाना है? आधे घंटे तक, वो बोला। ओके, तब मैं आपको यहीं मिलूंगी, इसने कहा और वापसी के लिए मुड़ गई। ठीक आधे घंटे बाद वो इसके साथ कार की सिमत बढ़ रही थी। आपका नाम जान सकता हूँ? वो चलते चलते पूछ रहा था। ज़रूर, एमन तारिक। मुझे फैज़ान इलाही कहते हैं। एमन ने बेतुजीही से सर हिलाया और कार में बैग रखने लगी। ड्राइवर के साथ वाली सीट पर वो अपना बैग रखकर पीछे आकर बैठ गया। वो हैरान तो हुई, मगर जाहिर न किया लाताल्लुकी से बैग में से वार एंड पीस निकाल कर पढ़ने लगी। बहुत बुरी बात है, फैज़ान ने कहा। क्या? वो चौंकी। कहाँ से आई आप? वो इसका सवाल नज़रअंदाज कर गया। न्यूयॉर्क से। जब भी ये अमेरिकी होते बेहिस और बदअखलाक है, वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके पास जीता जागता इंसान में मौजूद हो और आप इसे नज़रअंदाज करके किताब में मुनहमिक हो। एमन ने एक लम्हे, वो साहब कोई से बोला। एमन ने एक लम्हे को सोचा, फिर किताब बंद करके बैग में डाल दी। मैं इतनी भी बदअखलाक नहीं हूँ। कहाँ से आए आप? वो संजीदगी से बोली। न्यूयॉर्क, मैनहट्टन अपटाउन से। वो हल्के से मुस्कुराया। सच में? एमन ने हैरानगी से पूछा। बिल्कुल, न्यूयॉर्क से सिंगापुर और वहाँ से पाकिस्तान, पाकिस्तान से ताशकंद और ताशकंद से लेकर रूस आने तक मैं मुसलसल आपका हमसफ़र रहा हूँ। आप ही दुनिया माफिया से बेखबर है। ओ, मैं वाकई लाइलम हूँ। जानता हूँ। ये बताएं, ये मास्को आने की वजह क्या? वजह? आप क्यों आए? इसने उल्टा सवाल दागा। सफ़ेद रातें खर्च लाई हैं यहाँ, वो बोला। बस एक वजह? एमन ने पूछा। नहीं, क्रासियाना प्लोशत सुर्ख चौक पर विक्ट्री डे को होने वाली आतिशबाजी भी देखनी थी। 2 वजूहात। एमन ने 2 उंगलियां खड़ी की। नहीं, ल्यूटरस्टाई से भी मिलना था अब की बार मोहन साहब। बस? वो भी मुस्कुराई से इस गुफ्तगू में लुत्फ़ आ रहा था। हाँ, और आपके आने की वजूहात क्या है? एमन ने पूछा। बिल्कुल यही वजूहात है मेरे आने की, और मैं आपको बताऊं फैज़ान, किसी के भी मास्को आने की वजूहात यही हो सकती है। वजूह या जो भी लिखा, इसने कहा। फैज़ान ने तायदी अंदाज में सर हिलाई। से अपना नाम कभी इतना प्यारा नहीं लगा था जितना इस वक्त लगा। एलो, पहली वरीज फ्लैट हो गया फैज़ान साहब।
क्या करती हैं आप? इसने दिलचस्पी से पूछा। पापा के साथ इनके ऑफिस में होती हूँ। मैं एक बैंक में काम करता हूँ। आपको डर नहीं लगता है? वो हैरानगी से अचानक बोला। किस बात से? वो हैरानगी से बोली। यूँ अकेले सफ़र करते हुए? नहीं, मैंने डरना छोड़ दिया। इसका लहजा बहुत अजीब था। इसे खुद पर हैरत हो रही थी वो क्यों इसकी हर बात का जवाब दे रही है। वो हैरान हुआ मगर बड़ी महारत से अपने तासुरात छुपा गया। अच्छी बात है, यहाँ से जाने के बाद क्या करेंगी? शादी, वो संजीदगी से बोली। ओह, वो धीमा पड़ गया। आप एंगेज्ड है? नहीं, वो बददस्तूर बिरानी नज़ारों में मगन थी। तो फिर कहीं कमिटमेंट है? वो बेचैनी से बोला। नहीं। तो फिर शादी कैसे होगी? वो हैरान हुआ। मास्को आने से पहले पापा ने मुझसे वादा किया था कि यहाँ से वापसी पर मुझे शादी करना होगी। तो हो सकता है कि आपकी नज़र में कोई हो? एमन ने बेपरवाही से। तो हो सकता है उनकी नज़र में कोई हो? एमन ने बेपरवाही से शान कर। आप कब से न्यूयॉर्क में? मैं बाय बर्थ न्यूयॉर्कर हूँ। वो बददस्तूर अपने शुक्ल में मगन थी। तो ऐसा कैसे हो सकता है? जिससे कभी आप मिली नहीं, देखा नहीं, इससे शादी कर लेंगी? वो हैरत से आंखें फैलाए पूछ रहा था। बाज़ दफ़ा एक छोटी सी बात, एक छोटा सा वाक़या हमारी सोच का रुख बदल देता है फैज़ान। अगर चंद साल पहले पापा मुझसे ऐसा कहते थे शायद मेरा रद्द-ए-अमल भी ऐसा ही होता। वो नॉर्मल सी अंदाज में बोली। क्या उम्र है आपकी? फैज़ान ने नया सवाल दागा। 26 साल। क्या? वो चीख पड़ा। एमन ने नापसंदीदा नज़रों से उसे देखा। मेरा मतलब है कि तुम बहुत कम उम्र लगती हो। बहरहाल मैं तुमसे काफ़ी बड़ा हूँ। फैज़ान ने दिलचस्पी से कामनी से एमन को देखा। जोर तुम पर था। अच्छा, वो हंसी। मसलन कितने बड़े? मैं 34 साल का हूँ। इसने गोया इंकशाफ किया। तब तो आप वाकई बड़े हैं। इसने सर हिलाया। चंद साल पहले ऐसा क्या हुआ था एमन? वो अपना सवाल नहीं भूला। वो खामोशी से बाहर देखती रही। इसका दिल कह रहा था वो फैज़ान पर एतबार कर ले। एलो एमी राह चलते थे एतबार करके सारी अंगला दसी जा रही है पागल जी। फैज़ान इसके जवाब का इंतजार करता रहा। जवाब देना नहीं चाह रही है? दिल नहीं चाह रहा। कुछ देर बाद वो बोला। वो इसी तरह बेहिस हरकत बैठी रही। फैसला नहीं हो पा रहा था। फिर फैसला हो गया। वो धीरे धीरे बोलने लगी। वो बहुत अच्छा था फैज़ान, इतना अच्छा कि इस दुनिया का लगता ही नहीं था। और अपने से बदतर चीज़ के पीछे भागना इंसानी फितरत है। लिहाजा मैं भी इसके पीछे भागने लगी। इतना कि पाँव शाल हो गए मगर मैं थकी नहीं। इसने मुझे हर तरह से रोकने की कोशिश की। पहले पहल वो मुझे सिर्फ नज़रअंदाज करता रहा। फिर एक दिन उसने मुझे साफ लफ्ज़ों में कह दिया, एमन तारिक मेरे पीछे मत भागो, मैं तुम्हारा नहीं हो सकता क्योंकि मैं किसी और का हूँ। इस दिन मुझे लगा जैसे किसी ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। सॉरी। मेरा मान, मेरा गुरूर, मेरा वक़ार, सब कुछ वो मेरा मातहत था। अगले दिन इसने इस्तीफ़ा दे दिया। इसने कहा, एमन तारिक अगर मैं तुम्हारे सामने रहा तो तुम्हें हर लम्हा तकलीफ़ का एहसास होगा जो मुझे गवारा नहीं। और वो चला गया। क्या कभी आपने ऐसी तकलीफ़ को महसूस किया फैज़ान, जब हमें पता चले कि वो जो हमारा सब कुछ है हम इसके लिए कुछ भी नहीं? खुदा ना करे कि कभी आप इस दर्द से आशना हो। इसने झुरझुरी लेकर पनाह मांगी। वो दम साध इसको यकटक देख रहा था। मैंने हार नहीं मानी। मैंने इसके अपार्टमेंट चली गई। वहाँ बड़ी प्यारी सी लड़की मिली। वो आया तो इसने बताया कि वो आनिया इसकी बीवी। इसने कहा, एमन तुम इस दुनिया की सबसे प्यारी लड़की और यकीन रखो कहीं ना कहीं इस दुनिया में कोई बहुत अच्छा इंसान सिर्फ तुम्हारे लिए होगा। और पता जो हमारे लिए होता है वो हमसे आन मिलते हैं, ख्वाह हम कहीं भी हो। जाओ एमन, चली जाओ। इसके लहजे में कितनी हमदर्दी थी मेरे लिए, कितना फिक्रमंद लगा वो मुझे एक अरसा लगा। वो कहते कहते रुकी। इसे बुलाने में? वो देरी से बोला। नहीं, इसकी बात समझने में। यही कि जो हमारे लिए होते हैं वो हमसे ज़रूर मिल जाते हैं। तो फिर कोई मिला? वो बेताबी से बोला। नहीं, अगर कोई मिलता तो पापा की पसंद से शादी की हामी क्यों बढ़ती? वो धीमे से हंसी। तुम्हें वो याद नहीं आता? इसने पूछा। नहीं, मुझे इससे मोहब्बत नहीं थी फैज़ान, मैं सिर्फ इससे मुतासिर थी। इसकी बेपनाह खूबियों से। मोहब्बत तो बहुत बड़ी खूबसूरत होती है। कैसी होती है मोहब्बत? फैज़ान ने इसके चेहरे पर निगाह जमाई। बहुत प्यारी, बहुत खास, वो जिसमें हम एक दूसरे को तमाम खूबियों और खामियों समेत चाहते हैं। एमन की आंखें झिलमिला गई। फैज़ान बड़ी खामोशी से इसकी सिम देखता रहा। फिर बाकी सारा सफ़र बड़ी पूरी इसरार खामोशी से कटा। ये शायद इसके पास सवाल ख़त्म हो गए थे। वो भी एमन की तरह विंडशील्ड से पार बैरूनी नज़ारों में गुम हो गया। ल्यूटलस्टाई की आबाई रियासत या यासनाया पोलियाना। जगह के नाम ही बड़े औखे। जगह कैसियां होंगे देखने दे विच। मैं बहुत देर तक घूमते रहे। इन्होंने टालसाई का घर देखा, वो सब कमरे में जहाँ बैठकर इसने वो बहुत कुछ लिखा था। बुर्ज के सफ़ेद तनों से भरे हुए सरसब्ज़ और खूबसूरत रास्ते से गुजरते हुए वो टालसाई की कब्र पर जा रहे थे। मोहब्बत वाकई बहुत खूबसूरत एहसास है। फैज़ान ने बुर्ज और शाह बलोत के उलझे हुए तनों को देखते हुए कहा। इसने बुर्ज के दरख्त से टेक लगा ली। क्या कभी आपने मोहब्बत की है? इस एमन ने सर उठाकर वसी और इस आसमान को देखा। हाँ, बहुत बार, मगर ये जो तुम बताती हो ना खूबियों खामियों समेत हो जाने वाली मोहब्बत, ये कभी नहीं की। वो मुस्कुराया। शादी हो गई आपकी? एमन का लहजा बहुत अजीब था। नहीं, वो कुछ नहीं बोली। वो फिर से चलने लगे। टालसाई की कच्ची कब्र पर हाथ फेरते हुए वो हौले हौले कुछ सोचती रही। वो खामोशी से देखता रहा। वापसी का सारा रास्ता बहुत खामोशी में कटा। वो बेहद थकी हुई थी। अपने कमरे में आते वो दिन रात की तफरीक की बहस में पड़े बगैर बेड पर गिर गई। अगला दिन बहुत चमकदार और रोशन था। आज इसका पोश्कन म्यूजियम और सेंट पीटर्सबर्ग घूमने का प्रोग्राम था। फैज़ान इसके साथ था। पोश्कन म्यूजियम में
डेविड के मुजस्मे को देखते हुए इसने कहा, तुम्हारे घर में कौन कौन है एमन? वो चौंकी। इतबार का धागा मजीद मजबूत हो रहा था। मेरे पापा और मेरे भाई। एमन ने इसकी सुनहरी आंखें गौर से देखी जो इस पल और भी जल उठी थी। और आपके घर में? एमन ने पूछा। मेरे पापा पाकिस्तान में होते हैं, मैं न्यूयॉर्क में रहता हूँ। बस। और आपकी मदर? इनकी मेरे बचपन में वफात होगी। इसकी सुनहरी आंखें पानियों से भर गई। आप इन्हें बहुत मिस करते हैं? एमन ने हमदर्दी से कहा। हाँ। और तुम्हारी मदर? वो पापा से अलग हो गई थी। एमन ने बेतासुर लहजे में कहा। फैजान ने कुछ हैरानगी से देखा। वो वाकई हैरत अंगेज लड़की थी। वो इस लड़की के बारे में जितना जान रहा था हैरान हो रहा था। शाम को रेस्टोरेंट में डिनर करते हुए इससे मामूल की गुफ्तगू करता रहा। इसके में शागिल दिलचस्पी या पसंद नापसंद पूछता रहा। वो जवाब देती रही। अगले दिन भी वो इकट्ठे घूमते रहे। पोशकन स्क्वायर पर इसे एक सफ़ेद फीतों वाली ब्राउन जैकेट बेहद पसंद आई। वो इसे खरीदना चाह रही थी मगर फैजान इसकी कीमत अदा करना चाहता था जिसकी वजह से इसने वो छोड़ दी। तुम्हें पसंद है मैं तो तुम खरीद लो, वो इसने बात पर जोर देकर बोला। मुझे अच्छा नहीं लगेगा फैजान, मैं इसकी कीमत खुद अदा करना चाहूँगी, वो संजीदगी से बोली। एमन वो कुछ बुरा मान गया। ठीक है तुम खरीद लो। बाकी के तमाम वक्त वो बहुत खामोश रहा। एमन इसकी नाराज़गी को समझ रही थी मगर कस्तन नज़रअंदाज करती रही। अगले दिन 9 मई था, विक्ट्री डे। एमन ने अपना बैग तैयार कर लिया। आज रात 11 बजे की फ़्लाइट से इसकी वापसी थी। वो तन्हाई टूवर्ड्स काया स्ट्रीट घूमती रही, थोड़ी बहुत शॉपिंग की और वापस होटल आ गई। शाम को वो क्रासनाया प्लोस्ट सुरख चौक पर मौजूद थी। एक हजूम बेकरार था जो उमड़ा चला आ रहा था। कुछ देर बाद आतिशबाजी शुरू हो गई। कैलसाई सेंट बासिल के प्याजनुमा गुंबद रोशनी में नहा गए। वो बचकाना खुशी से मुस्कुरा रही थी जब इसकी नज़र रोशनियों के एक दायरानुमा ग्रोह में बैठे हुए फैजान पर पड़ी। इसका खून रगों में जम गया। वो इनके साथ बड़ी रवानी से बातें कर रहा था और इसके हाथ में वोडका सफ़ेद रूसी में शुरू की बोतल थी। एमन के दिल में इसका बुत छनाके से टूटा। इसे लगा तेज़ रफ्तार रोलर इसे रोनता हुआ गुजर गया। इसे लगा था वो इस पर इतबार कर सकती है। इसे लगा था वो एक अच्छा इंसान है। इतने अजनबी लोगों में इसके एशियाई नकुश एमन को अपनायत का एहसास दिलाती तो इसकी आंखें दो सुनहरी झीलें। वो इतनी शफाफ थी कि इसके पार देखा जा सके। कितनी आसानी से इसे धोखा देगी। वो एकटक इसकी तरफ देख रही थी। जब भी फैजान की निगाह इसकी तरफ उठी वो बेसाख्ता इसकी तरफ लपका। एमन कहाँ थी तुम? आओ इधर आओ, आप ड्रिंक करते हैं? एमन की आवाज़ में दुख था, हैरत थी या गुस्सा वो जान नहीं सका। हाँ तो इसमें क्या है, वो बड़े नॉर्मल अंदाज में बोला। दुख और अजियत की एक तेज़ लहर एमन को मंचबंद कर गई। वो चंद लम्हे बेहिस्सो हरकत खड़ी रही, फिर बेसाख्ता पलटकर भागती हुई हजूम में गुम होगी। इसने मतवारा मांग के उठाकर वॉल क्लॉक की सिम देखा जो 10 बजे आ रही थी। इसने आहिस्ती से टांगे बेड से नीचे लटकाई और अपना सर थाम लिया। इसका सर दर्द से फट रहा था। 7 बजे से लेकर अब तक कितनी बार दरवाज़ा बजाया गया था और कितनी बार इंटरकॉम की बेल चीखी थी मगर वो बेहिस पड़ी रही। जाने अफसोस किस बात का था इसे, और शायद अपने अंदाज़ों की गलती का। पापा हमेशा से कहते थे वो कभी भी इंसानों की पहचान नहीं कर सकती, मगर इतने मुल्क घूमे थे, नित नए लोगों से मिली थी। इसे लगने लगा था वो इंसानों को परख सकती है, मगर हुआ क्या वो ये नहीं समझ पा रही थी। इसे इतना रोना क्यों आ रहा था? महज चंद दिन की शनासाई तो थी इस शख्स से, कौन सा कोई गहरा नाता था? क्या इसके दिल में कोई जज्बा पैदा हुआ था? वो समझने से कासिर थी। इसने आईने में अपने सुर्ख लबों और मतवारा आंखों को देखा और सर झुकाकर कितनी छींटे मारे आंखों पर, मगर जलती आंखों को किसी तरह करार नहीं आया। इसने बाल बनाए, लिबास बदला और सामान समेट कर नीचे चली गई। कुछ देर बाद इसकी कैब एयरपोर्ट की तरफ बढ़ती जा रही थी। बोर्डिंग पास लेने के बाद वो वेटिंग रूम में आ बैठी। कुछ देर बाद मुसाफिर जहाज़ में जाने लगे। इसने तवील सांस लेकर अपने पैरों के पास पड़ा हुआ बैग उठाया और शानों पर डाल लिया। अपनी निशिस्त पर बैठते हुए इसने तहद्दे नज़र फैले हुए एयरपोर्ट पर नजर दौड़ाई। जहाज़ टैक्सी कर रहा था। इसने अपनी निशिस्त पर वो टेक अवे नहीं, जहाज़ वो जो उड़ान भर रहा था, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ इन्होंने। इसने अपनी निशिस्त पर मौजूद लाइट धीमी की और नीम दराज हो की। इसके साथ वाली निशिस्त पर कोई आकर विराजमान हुआ तो वो चौंकी, निगाह उठाकर देखा तो गुंग रह गई। वो इसके सामने था। आप? एमन के मुंह से बेआवाज निकला। क्या बात है एमन, किस बात पर नाराज हूँ? यूं बिना मिले चले जाना, आखिर पता तो चले। वो परेशान सा पूछ रहा था। आंखों से खशूनत और गुस्सा टपक रहा था। एमन की खामोशी से मजीद उलझन में डाल रही थी। तुम्हें नहीं लगता एमन तुम गलत कर रही हो? इस तरह खामोश रहकर तुम मुझे तकलीफ दे रही हो, वो अफसुर्दगी से बोला। एमन की आंखें जल उठी। मुझे ड्रिंक करने वाले मर्दों से नफरत है, वो सर्द लहजे में बोली। वो गुंग सा इसे देखता रहा। एमन, मैं इसके लिए कुछ कहने की कोशिश में फड़फड़ाया। एमन ने हाथ उठाकर इसे रोक दिया। मुझे कुछ नहीं सुनना, आप यहाँ से जाएं। इसका लहजा किसी भी किस्म की मुरब्बत से आ रही था। वो चंद लम्हे इसे देखता रहा, फिर झटके से उठकर अपनी निशिस्त पर चला गया। जहाज़ ने ताशकंद से पाकिस्तान तक का सफ़र किया। इसके बाद इन्हें सिंगापुर एयरलाइंस के जरिए सफ़र करना था, जिसका पहला स्टॉप और सिंगापुर और दूसरा सैन फ्रांसिस्को था, और आखिर में जॉन एफ कैंडी एयरपोर्ट न्यूयॉर्क इनकी मंजिल था और सफ़र का इख्तिताम भी। बाकी तमाम सफ़र के दौरान इसने एमन के पास आने या इससे बात करने की कोशिश नहीं की। जब जहाज़ ने JF के
एयरपोर्ट पर लैंड किया तो थकन इसके असाब को तोड़ रही थी। कस्टम और इमिग्रेशन के मामला से फारिग होकर वो बाहर आई और कैब को हायर किया। इससे पहले कि वो बैठती किसी ने हाथ बढ़ाकर कैब का दरवाज़ा थाप लिया। इसने नज़र उठाकर देखा, वो अब एक बार फिर सामने था। तुम्हें नहीं लगता एमन हम एक दूसरे के लिए हैं? एमन ने दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की। फैजान ने दरवाजे पर गिरफ्त मजबूत करके इसे रोका। मैं ड्रिंक करना छोड़ दूंगा। एमन ने चौंक कर इसे देखा। अगर हम एक दूसरे के लिए हैं तो कहीं ना कहीं ज़रूर मिल जाएंगे। न्यूयॉर्क इतना भी बड़ा शहर नहीं। एमन ने कहकर दरवाज़ा बंद कर दिया। फैजान के लबों पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट आ गई। इसने मामूल के मुताबिक नाश्ते की मेज़ सजाई। कुछ देर बाद सूटेड बूटेड पापा के साथ साथ भी आ गया। गुड मॉर्निंग एमन, साद ने मुस्कुराकर विश किया। गुड मॉर्निंग साद, वो भी मुस्कुराई। पापा न्यूयॉर्क से खामोशी से नाश्ते में मसरूफ थे। साथ में न्यूयॉर्क टाइम का मुताला भी जारी था। शाम को क्या करी हो एमन? साद ने कॉफ़ी के सिप लेते हुए बताया। कुछ नहीं, क्यों? एमन ने चाय पापा के सामने रखी। रॉकफेलर सेंटर में एग्जीबिशन है, चले? देखूंगी। वो हंस पे आदत शाह ने झटक कर बोली। देखना नहीं, चलना है, शाम को तैयार रहना। साद ने बहन से मोहब्बत से बहन को देखा। अच्छा ठीक है, वो मुस्कुराई। साद नाश्ता करके उठ गया। वो जॉब करता था, इसके लिए वो इन दोनों से पहले चला जाता था। इसके जाने के बाद पापा एमन की तरफ मुतवज्जो जावे। एमन बेटे क्या सोचा आपने? वो संजीदगी से पूछ रहे थे। एमन खामोशी से सर झुकाकर लब कुचलने लगी। एमन, वो बेबसी से बोले, बेटा इतना इम्तिहान मत लो, मैंने हमेशा तुम्हारी बात मानी है। एमन, तुम्हें सियाहत पसंद है? मैंने कभी नहीं रोका। तकरीबन सारी दुनिया के मशहूर शहर देख चुकी। तुमने मास्को जाने की जिद की, मैंने मान ली। तुमने मुझसे एक वादा किया था मास्को जाने से पहले, याद है? इनके लहजे में दुख था। मुझे याद है पापा, एमन ने कहा। तो फिर क्या सोचा है? चंद दिन और, वो हिचकिचा गई। ठीक है, लेकिन इसके बाद तुम्हें बहर सूरत मेरी बात माननी होगी। वो कतियत से बोले। जी पापा, वो आंसू पीगी। आज ऑफिस मत जाओ, आराम करो, अच्छी तरह सोचो। वो नरमी से ताकीद करके उठ गए। इसके जाने के बाद वो टेबल पर सर रखकर फूट फूट कर रो दी। किस दोराहे पर ला खड़ा किया तुमने मुझे फैजान? किसी एक तरफ का तो रहने दिया होता। इसे रूस से वापस आए हुए 1 माह होने को था और अजनबी हम सफ़र के निशान पा हवस दूर थे। हर शब इसके अंदर एक जोत जागती, हम एक दूसरे के लिए, और इसका दिल थम जाता। वो आईने के सामने खड़ी होती तो एक बाज गश्त इसे रुला देती और इतबार की डोरी कमज़ोर होने लगती। तुम बहुत कम उम्र लगती, तुम हैरत अंगेज़ लड़की हो। वो तड़प उठती, ज़िंदगी बीतती जाती थी और मुश्किल का कोई हल नज़र नहीं आता। इसे अपना इंतज़ार ला हासिल लगने लगा। हम गिरफ्तारे रंग, हम असीरे सबा, तितलियों की तरह हम भी जंजीरें खुशबू से बांधे गए। हम के कैदी हुए अनकही बात के। एमन ने आहिस्ते से वार्डरोब का पट खोला, निचले खाने से एक तस्वीर निकाली। झील बैकॉल, जिसे साइबेरिया की नीली आंख भी कहा जाता है, कि किनारे खींची की फैजान की तस्वीर, जिसमें वो ब्राउन लेदर जैकेट और स्याह जीन्स में मलबूस था। इसकी सुनहरी आंखें दमक रही थी। वो देर तक इसको देखती रही। वो खामोशी से विंड शेल के पास देखती रही। मैं तुम्हारी खामोशी को क्या समझूं? कुछ भी नहीं, वो तवील सांस लेकर बोली। क्या मतलब? वो हैरान हुआ। बस कहा ना, छोड़ो इस बात को, कोई और बात करो। इसका लहजा कतई था। साद ने खामोश होकर सारी तवज्जो। यार ये इसमें कुछ मिसिंग है, आई थिंक सो। 1 मिनट रुके। 208 209 मिसिंग नहीं है, नॉर्मली ऐसे लिखा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत भी आ जा अपसेट हुई है। छींक में छींक आ रही है। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले क्या, अब तो 3-4 घंटे सो के उठी थी। लेकिन मैंने कहा था चलो सोने से तबीयत थोड़ी फ्रेश हो जाएगी। सर में दर्द बहुत थी, लेकिन तबीयत ही सेट नहीं हुई। अच्छा जी, किधर गए? क्या मतलब? वो हैरान हुआ। बस कहा ना, छोड़ो इस बात को, कोई और बात करो। इसका लहजा कतई था। साद ने खामोश होकर सारी तवज्जो ड्राइविंग की तरफ लगा दी। कुछ देर बाद वो रॉकफेलर सेंटर पर मौजूद थे। पहले कुछ खा पी लेते। वो गाड़ी पार्क करते से ओपन एयर रेस्टोरेंट में ले आया। तुम बैठो, मैं कुछ खाने को लाता हूँ। चूँकि सेल्फ सर्विस थी इसलिए वो खुद चला गया। वो खामोशी से एक टेबल पर टिक गई। इधर उधर के माहौल पर नजर दौड़ाते हुए इसका जहन ला यानी सोचों का मरकज बना हुआ था। एक दर्द था जो दिल में फैला हुआ था। एक अजियत थी जो रगे जान को काटती थी। एक इंतजार था जो लाहासिल साबित हो रहा था। यकलख्त इसके टेबल पर धरे हाथ पर एक हाथ आन ठहरा। आ गए फैजान। इसने चौंक कर नजर निगाह उठाई और साथ रह कि वो इसके सामने था। हाँ, वो फैजान ही था। चमकदार सुनहरी झीलों की मानित शफाफ आंखें लिए वो इसके रूबरू था। वो गुंगसी से देखती रही। जो हमारे लिए होते हैं मन, वो हमसे आन मिलते। यही कहा था ना तुमने? वो मुस्कुराया और इसकी आंखें इस पल कैसे जल उठी थी, बिल्कुल कमकमों की मानित। आप कहाँ थे फैजान? 2 मोती इसकी आंखों से बह निकले। रिहैबिलिटेशन सेंटर में। वो फिर मुस्कुराया। वो एकटक इसे देखती रही। वो इसकी आंखों के नीचे हल्के किस कदर गहरे थे, वो कमज़ोर भी लग रहा था। तुम्हारे काबिल भी तो बनना था एमन। थैंक्स फैजान। वो पूरे दिल से मुस्कुराई। इसी वक्त साथ हाथों में ट्रे उठाए हुए वहाँ आ गए। मैंने चैम कर हाथ इसकी गिरफ्त से आज़ाद कराया। साथ ये फैजान है।
वो खुशी से बोली। फैज़ान ने पुरखलूस अंदाज में इससे मुसाफा किया। साथ ने अमन के चेहरे पर झिलमिलाते रंगों को देखकर एक पल में सारी हकीकत जान गया। वाओ, हाउ मच अंडरस्टैंडिंग ब्रदर। उन्हें 2 चंडा नहीं मार गया, लेकिन एक को पल दे पीछे सारा कुछ जान गया। अच्छा, कैसे हो सर? फैज़ान ने अपनायत से पूछा। अभी तक तो ठीक हूँ, लेकिन अगर सुबह आप पापा से मिलने नहीं आए तो शायद ठीक ना रहूँ, वो शरारत से बोला। तीनों का कहका बेख्तियार था। जी, तो कैसा लगा ये छोटकू सा नावल? मैंने आप लोगों की आदतें ख़राब कर दी। मैं आपको 1.5-2 घंटे के नावल सुना के, अब 20 मिनट के नावल में मुझे पता आपने आपको वो शेयर नहीं होना आपने। लेकिन यार देखिए, सिचुएशन देखिए, एक तो अभी मैं तबीयत नहीं सेट, ऊपर से अभी मैं पढ़ के भी हटी हूँ थोड़ा सा। फिर उसके बाद आज ट्यूसडे था, मेरा बिजीएस्ट डे, और उसके बाद आज कुछ सिलेबस वगैरह फाइनलाइज करवाना था। तो उधर मैं बहुत ज़्यादा अपने टीचर्स के साथ दिमाग खर्च करके आई हूँ। तो ये कुछ मानी है, ज़्यादा मनी है, लेकिन कुछ मनवाई भी है। और मेरे सर पे आज पूरी क्लास मुझे दुआएं दे रही थी। बल्कि उन्होंने तो मुझे नेक्स्ट सेमेस्टर की जीआर भी वो कर दिया है कि तुम नेक्स्ट सेमेस्टर की मैरी जी हो। मैं कहूँ भाई जान छड्डो जान छड्डो। मैं क्या, ये मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है 4 साल पुराना, 5 साल पुराना कह लो, 4-4.5 साल से, कि कोई भी सिलेबस कम करना है, कुछ भी करना है, री सब तो अगे रीजन है, सिलेबस घट भी करवाना, रीजन है, मामला में बोलना भी है। लेकिन यार बीएस में 3-4 बार जीआर बन चुकी है, अब नेक्स्ट सेमेस्टर में जीआर नहीं बनना। मैंने पहले सोचा था एमफिल में एंजॉय करना है मतलब कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी। इट्स टफ जॉब। 3-4 बार बीएस में की है और काफ़ी अच्छे से की है, इसलिए वो बीएस वाले भी कह रहे, जो पिछले फेलोज है वो भी कह रहे कि रीज हमारी अगली जीआर है। तो अभी जो न्यू, जिनके मैं नाम भी नहीं जानती फेलोज के, वो कह रहे रीज साड़ी जीआर अगली। मैं कहा भाई जान छड्डो, मेरी कोर्स कम कराना था क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है, मैं करवा दिया, आगे भी इंशाल्लाह कराते रहेंगे, लेकिन जीआर वाला सिस्टम नहीं पालना। बाकी जो बनता बन ले, हर किसी को मौका मिलना चाहिए जी। आपा नहीं लेनी है वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब मैं से ही दूर दूर से खुश। बाकी बड़ा खर्च हुआ आज मेरा वहाँ पे। अभी कल एक कोर्स आज फाइनल हुआ है, एक कल होना है। कल वाला जो है ना, उसके बड़ा दिमाग खर्च होना मेरा तो है ऐसा। कल शायद मुझे एक आधी जगह पे भी जाना पड़े। हाय, कल का दिन भी मुश्किल होने वाला है, लेकिन कोई नहीं, मुश्किल के साथ आसानी है। अभी मुश्किलों से गुजर जाएंगे तो आगे आसानियाँ आएंगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, पता नहीं बताया कि नहीं बताया, इस मंडे से मेरे एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। आपने मेरे लिए ढेर सारी दुआएं करनी है। तो मैंने अब छोटे छोटे नावल ही पढ़ा करने, या ज़्यादा मैंने अगर थोड़ा बड़ा नावल भी स्टार्ट किया ना, मुझे कोई ढूंढने का टाइम ना मिला, तो जो पहले ढूंढे मैं उसमें से किया। तो मैंने एपिसोड छोटी दिया करनी, मतलब घंटे पौने घंटे की दूंगी, इससे छोटी आपको पता मेरे भी नहीं पढ़ पाती, आदत नहीं है ना छोटा छोटा पढ़ने की। लेकिन अब जैसे इस टाइम लगा, अब देख लो 2:45 बजे मुझे इस टाइम लगा, तो अब ये छोटी, इसलिए मैंने बहुत छोटा नावल ढूंढा था। इसकी स्टोरी लाइन बेशक ये थोड़ा सा बड़ा जाके थोड़ा अच्छा हो सकता था, राइटर को चाहिए था। जैसे राइटर ने ये पीडीएफ के 5, मतलब ये 10 के पेजेस पे मुकाया ना, राइटर 5-7 पेजेस और लिख लेती, थोड़ी सी इनकी कहानी लिखती, और इसमें थोड़ी सी कमियां थी। लेकिन शॉर्ट नावल ऐसा ही होता है, तो इसको काइंडली करें। और मैं आपको बता रही हूँ, मुझे रिस्पांस देना चाहिए, तुसी मैंने रहते रिस्पांस ना देता रहते, व्यूज़ ना आई है इसमें आप लोगों ने। जैसे आप लोग, कुछ मेरे बहुत अच्छे लिसनर्स हैं जो कमेंट्स करते हैं, और फिर मुझे मोटिवेशन मिलती है उनकी, तो उनके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है। फिर मैं आधी रात को भी बैठ के रिकॉर्डिंग करती हूँ। लेकिन अगर आप लोगों ने इस पर रिस्पांस ना दिया तो फिर मैं एक हफ्ते की छुट्टी पे चले जाना। तो आपको पता, जब रीज छुट्टी पे जाती है तो फिर रीज नसीबा नाल ही वापस आती है। अभी देख लो, अभी जब मैंने ये फेब में कम बैक लिया, उसके बाद अफसूने चांद के बाद तो मैं रेगुलर रही हूँ। इवन के जिस दिन मैं रात को अपलोड नहीं कर सकी, वो उस दिन सुबह भी अपलोडिंग हुई है और उस रात को भी अपलोडिंग हुई है। मैंने कोई भी नहीं किया, और ऐसा भी हुआ है कि 2.5-3 घंटे की भी रिकॉर्डिंग मैंने आपको करके दिया है। मतलब एक मोटिवेशन लेवल जागा हुआ रीज की ना, वो अंदर वाली जो नॉवलिस्टिक रीज है, ये नरेटर रीज है, वो जागी हुई है। अगर आप लोगों ने रिस्पॉन्स ना दिया तो फिर उन्हें अपनी मौत आप मार जाना, तो फिर उन्हें ऐसा वाली जगाना फिर बहुत मुश्किल हो जाना। ठीक है, बाकी पेपर्स पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा, कोशिश पूरी होगी कि कुछ ना कुछ पढ़ते रहें। मैं पेपर्स में ना अपने जानबूझ के इंटरेस्टिंग नॉवल रखती हूँ, और मैं इस दफ़ा फिर कोई नीलम रियासत का रख लेना। मैं मिड्स में भी नीलम रियासत का रखा था, और इसमें इस दफ़ा भी मैं या रीच का रखूँगी या नीलम रियासत का। मतलब कि मैंने बेशक वो पढ़े हुए हैं, लेकिन वो मुझे ना फिर वो एक ना अंदर से होता है कि यार पढ़ ला, रिकॉर्डिंग कर और नावल पढ़, अगे की होना। बेशक पहले पढ़े आया, लेकिन फिर पढ़। तो इसलिए मैं इस तरह के थोड़े से इंटरेस्टिंग नावल रखती हूँ, ताकि मुझे थोड़ी सी अंदर से मोटिवेशन मिलती रहे और फिर मैं करती हूँ।
चलें, बातें बहुत हो गई हैं, टाइम देखिए क्या हो गया है, 2:45 हो गया। अभी कोशिश करती हूँ कि आपको भी अपलोड कर दूँ ये नावल। तो मुझे इजाज़त है, मैं थोड़ा सा कुछ खा पी लूँ और फिर मैं सोना है, क्योंकि सुबह यूनिवर्सिटी जाना है। तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे न्यू नावल के साथ। तब तक के लिए आपने क्या करना है, मेरी बहुत सारी दुआओं में याद रखना है, ढेरों दुआएं करनी है कि अल्लाह पाक ने जैसे BS में मेरा इधर एक नाम था ना, उसी तरह अभी भी एक नाम हो। अरीज को, मेरी फ्रेंड अरीज को आपने बहुत सारी दुआओं में याद रखना है और अपना आपने बहुत सारा ख्याल रखना है। इंशाल्लाह मिलेंगे जल्दी विद न्यू नावल के साथ। मुझे इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़।